Let's revise Ind AS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. सिंपल टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है. सबसे पहले हम इसके सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस में जाएंगे. लेट्स सी व्हाट आर एरर्स. एरर्स होते हैं दीज आर ओमिशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स इन द एफएस ऑफ प्रीवियस ईयर. कोई ओमिशंस हो गई या मिसस्टेटमेंट्स हो गई प्रीवियस ईयर की. एग्जाम्पल के तौर पे एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फ्रॉड का एरर, क्लासिफिकेशन का एरर, कोई मैथमेटिकल एरर हो गया, कोई कैलकुलेशन एरर हो गया. तो ये सारे होते हैं हमारे एरर्स विच आर ओमिशन एंड मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रायर ईयर्स. अब इनका करें क्या, अचार डाले? नहीं. क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करते हुए इसको हम करेक्ट करना पड़ेगा. एरर्स गलती हुई है तो उसको सुधारो, करेक्ट करो. और कैसे करेक्ट करें? रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब रेट्रो मतलब पुराना जमाना, तो पुराने तरीके से या पुराना जब से हमारा स्टार्ट हुई है एफएस, पुराने अमाउंट्स को हमें चेंज करना होगा. तो विच मीन्स करेक्ट सच एरर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द पास्ट एज फॉलोज. तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करने हैं अपने एरर्स को. कैसे चेंज करेंगे? रीस्टेट करेंगे कंपैरेटिव अमाउंट्स को और रीस्टेट करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस को. तो वी विल करेक्ट आवर एरर्स बाय restating the comparative amounts and restating the opening balances of previous year. ओके बट अगर कंपनी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकती, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो और उन्होंने सारी कोशिश कर ली, दे हैव मेकिंग आफ्टर एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो, देन एंटिटी शुड रीस्टेट प्रायर पीरियड एरर्स प्रोस्पेक्टिवली. तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. जब इम्प्रैक्टिकेबल है, कंपनी को लगता है नहीं कर सकती, सारी उसने रीजनेबल एफर्ट्स भी कर ली उसको करने के लिए, तो प्रोस्पेक्टिवली कर दो, यानी फ्यूचर से कर दो. जिस दिन से चेंज आए, जिस दिन से पता चला एरर है, फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स हम प्रोस्पेक्टिवली उसको चेंज करें, रेट्रोस्पेक्टिवली रहने दो. बट रहने दो मतलब क्या, छूट जाओगे? नहीं, हमें डिस्क्लोजर्स देने होंगे. इफ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, डिस्क्लोज रीजंस. रीजंस तो बताओ कि क्यों नहीं कर पा रहे. ये नहीं कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा हो, तुमने कहा कि नहीं, तो रीजंस डिस्क्लोज करने हैं. और एरर्स के बारे में और क्या बताना है? नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, क्या नेचर है उनका और क्या इफेक्ट आया. अगर हम उनको करेक्ट कर दिया या प्रोस्पेक्टिव कराए, रेट्रोस्पेक्टिव कराए, इफेक्ट तो आया होगा ना कुछ. तो अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ईच अफेक्टेड आइटम इन एफएस ऑन प्रीवियस ईयर्स ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स. ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है एरर का. एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं. क्या कहते हैं, कोई एरर इन ओमिशन हो गया इन एफएस ड्यूरिंग द फॉर द पास्ट पीरियड्स, इसको हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है? रेट्रोस्पेक्टिव देना है इसका ट्रीटमेंट, रीस्टेट करनी है अपनी कंपैरेटिव अमाउंट्स, रीस्टेट करनी है ओपनिंग बैलेंस, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो प्रोस्पेक्टिवली कर लो, रेट्रोस्पेक्टिव रहने दो. बट डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर देनी देनी है, नेचर और इफेक्ट तो बताना है, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर पा रहे तो रीजंस भी देने हैं. सो दिस वाज आवर एरर्स, एक बेसिक क्लैरिटी. अब देखते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी वो ऐसी चीज है जिसके लिए मैनेजमेंट एस्टिमेट्स लगाती है, जजमेंट यूज करती है, यानी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, यानी अंदाजे लगा सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में हम एक तो रेजिडुअल वैल्यू निकालते हैं किसी एसेट की, हो सकता है 10 साल बाद हम निकालते हैं 5,000 का बिकेगा, ये हमारा एस्टिमेट है, हमें थोड़ा पता है कि बिकेगा नहीं बिकेगा. यूजफुल लाइफ निकालते हैं, 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, कैसे निकाली? एस्टिमेट लगाया. तो एस्टिमेट कैसे निकालते हैं? अपने जजमेंट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से. दीज आर आवर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं? मैनी आइटम्स इन एफएस कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड. मेजर नहीं कर सकते. एस्टिमेशन में लगता है जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जजमेंट के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. एग्जाम्पल के तौर में हम डेट्स के प्रोविजन बनाएंगे, वारंटी की ऑब्लिगेशंस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू. दीज आर ऑल आवर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अब इसमें अगर चेंज आ जाता है तो क्या करें? तो सबसे पहले तो इसको हम प्रोस्पेक्टिवली करेंगे, दैट इज अप्लाई चेंजेस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमारे प्रोस्पेक्टिवली ही लगेंगे, यानी जिस दिन हमें पता चला चेंज हुआ है तो फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स हम इसको चेंज करेंगे. यानी डेप्रिसिएशन अगर हमें चेंज करनी है, हम प्रीवियस ईयर की थोड़ा ना चेंज कर देंगे डेप्रिसिएशन. अगर कोई एस्टिमेट में चेंज आता है, लेट्स से यूजफुल लाइफ पहले 10 ईयर्स की थी, अब लगता है 8 ईयर्स की है, तो हम आने वाले टाइम के लिए प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे. नाउ एंटिटी कब करेगी इसे चेंज? व्हेन एंटिटी शैल रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट इफ सर्कमस्टेंसेस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली कोई, या मोर एक्सपीरियंस. यानी कोई लेट्स से एग्जांपल के तौर पे एसेट है, कोई मशीनरी है, इसको हमें पहले लगा था कि ये 20 साल चल जाएगी, बट थोड़े टाइम चलाने के बाद, 3 साल चलाने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये तो सिर्फ 15 साल ही चल सकती है टोटल. तो कैसे पता चला? एक्सपीरियंस के साथ कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो इस हिसाब से. अब एस्टिमेट्स में भी क्या करना है? डिस्क्लोजर देना है, नेचर बताना है किस तरीके का एस्टिमेट है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है इसका चेंजेस के बाद, ठीक है. और अगर पॉसिबल नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट इफेक्ट ऑन फ्यूचर ईयर्स, देन दिस फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज कि इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा अगर हम ये नहीं बता पाते.
इफेक्ट हमें क्या बताना है, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ईच अफेक्टेड आइटम इन फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर ईयर्स ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। फ्यूचर में भी इफेक्ट बताना है। जैसे डेप्रिसिएशन हमें पता है कि पहले 20 ईयर के हिसाब से थी, अब 15 ईयर के हिसाब से है, तो फ्यूचर में क्या होगा कि P&L में हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। पहले 20 से डिवाइड होता था, 15 से डिवाइड होगा तो कम ज़्यादा डेप्रिसिएशन आएगी, तो हमें ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो ये हमारा फ्यूचर इफेक्ट। बट अगर हम नहीं दे पा रहे तो इसका हम एस्टिमेट बता देंगे कि है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ये पुरानी गलतियों का हिसाब नहीं है कि पहले हमने कहा था 20 साल की लाइफ है, अब कह रहे 16, तो हमने कुछ गलती करी थी? नहीं, एस्टिमेट था, अंदाजा था, गलत हो गया, कोई नहीं, बट इट इज़ नॉट इन प्रायर पीरियड एरर। और अगर हमें कभी मुश्किल आती है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बीच में, तो हम उसे मानेंगे हमेशा अकाउंटिंग एस्टिमेट से। ठीक है, ये एक बेसिक था हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। बस इतना याद रखना है, अकाउंटिंग एस्टिमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। एरर्स का हमने पढ़ा था रेट्रोस्पेक्टिव। डिस्क्लोजर्स लगभग दोनों की सेम है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। अकाउंटिंग पॉलिसी में भी एक चीज़ याद रखो, इसको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगेंगे। डिस्क्लोजर्स इसके भी सेम है। डिस्क्लोजर्स में हमें क्या बताना है, नेचर बताना है, इफेक्ट बताना है, और अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर पा रहे तो इसका रीज़न देना है, अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है। तो एरर्स भी हमारे किस पे आए, रेट्रोस्पेक्टिव पे। ठीक है, और पॉलिसीज भी किस पे आए, रेट्रोस्पेक्टिव। एरर्स और दिनों में हमें और अकाउंटिंग पॉलिसीज इसमें 3 डिस्क्लोजर देने हैं, नेचर, इफेक्ट और अगर इम्प्रैक्टिकल है रीजन। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, ये लगेगा प्रोस्पेक्टिव। और डिस्क्लोजर्स में क्या देना है, नेचर देना है, इफेक्ट देना है अपना करंट और फ्यूचर पे, और नहीं अगर दे सकते तो उसके रीजंस बताओ। तो बेसिकली ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर्स हमारे हो गए। अकाउंटिंग पॉलिसी की और बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है, दीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस, सब कुछ एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, बस नाम अलग है। चाहे प्रिंसिपल हो गए, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, अप्लाइड कब इन प्रिपरेशन ऑफ एफएस। एफएस बनाते वक्त जो हमारे रूल्स लगते हैं, बेसिस लगते हैं, प्रिंसिपल्स लगते हैं, मेथड्स लगते हैं, प्रैक्टिस लगती है, ये सारी होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करें, फीफो पे करें, वेटेड पे करें, लीफो पे करें, जैसे मर्जी करो। मेजरमेंट बेसिस पीपी की या इंटेंजिबल एसेट्स की, कॉस्ट मॉडल लगाए, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाए, दीज आर व्हाट, अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हमने कैसे करना है, कैसे करने हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। तो अकाउंट एंटिटी शैल अकाउंट फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट दिन से लगाएंगे। कैसे चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपनी कंपैरेटिव्स, एडजस्ट करेंगे अपने ओपनिंग बैलेंस, एडजस्ट यानी रीस्टेट जो हमने पढ़ा था अपने एरर्स में, सेम तरीका है। Then, if retrospective impracticable after every reasonable effort, तो entity should apply accounting policies। disclosure के तौर पे nature दो, effect दो, और अगर क्या कहते हैं impracticable है तो उसके reasons बताओ। ठीक है, ये तो था एक अकाउंटिंग पॉलिसी का मेजर कंसेप्ट। इस बार छोटे छोटे पॉइंट्स और इसके देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब करेंगे, ओनली अगर हमारा इंडियस कहते हैं कि चेंज कर दो, रिक्वायर्ड है इंडियस के हिसाब से, या हमें लगता है कि चेंज वुड रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। क्या चीज़, मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं वॉलंटरी चेंज। अपनी मर्जी से कर दो अगर हमें लगता है कि रेलिवेंट एंड रिलायबल है, बट अपनी मर्जी से इतना आसान नहीं है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमें रीजंस बताने पड़ेंगे, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव ही चेंज करना होता है। और रेट्रोस्पेक्टिव करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसलिए मुश्किल इसलिए रखा गया है ताकि कंपनी आए दिन इसको चेंज ना करती रहे, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट। एंटिटी शैल सेलेक्ट एंड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कंपनी को लगे कि आज हम एक पॉलिसी लगाएं, अगले दिन उसको चेंज कर दे, फिर अगले ईयर उसको चेंज कर दे, फिर नेक्स्ट ईयर उसको फिर चेंज कर दे, ऐसा नहीं। इस वजह से इसको हमने रेट्रोस्पेक्टिव लगाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, बहुत सारी इसमें टायरसम काम है। तो अगर कंपनी को लगता है कि ये चेंज करना रेलिवेंट है, रिलायबल, और इतना वो हेडेक लेना चाहती है, तो वॉलंटरी चेंज करें, अदरवाइज अलाउड ही नहीं है चेंज करना। ओके, नाउ कुछ ट्रांजेक्शन जिसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शंस दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस, यानी जो पहले ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस से चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले पीपीई थी, हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल करते थे क्योंकि एज पर इंडिया 16 करते थे, रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड है। बट वो पीपीई हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है, एज पर इंडिया 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही अलाउड है और क्या अलाउड ही नहीं है। तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माने, नहीं, बिकॉज सब्सटेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे हमारा एसेट की
सब्सटेंस अलग था, यहाँ पे हमारा सब्सटेंस बन गया इन्वेस्टमेंट का। तो दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको हमें रेट्रोस्पेक्टिव जाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली, कोई नई ट्रांजेक्शन है तो है ही नहीं, तो चेंज हुआ ही नहीं, खत्म कहानी। और इसमें कोई पॉइंट्स देख लेते हैं अगर कोई काम के हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक चीज, अकाउंटिंग पॉलिसी हम कहाँ से लाएं? अगर कोई इंडिया स्पेसिफिकली बता दे कि ये पॉलिसी अप्लाई करो, जैसे इंडिया 16 में हमें बता देते हैं रिवैल्यूएशन या कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, तो वो ले लो। बट अगर कोई स्पेसिफिक इंडियस नहीं है तो क्या करें? लेट्स सी। स्पेसिफिक इंडियस अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एंटिटी शैल अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर दैट इंडियस। बट अगर नहीं है तो कोई अदर इंडियस ले लो सिमिलर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, कोई फ्रेमवर्क उठा लो, प्रोनाउंसमेंट्स ले लो अपने किसके, आईएसबी के, गैप के, आईएफआरएस के, कोई एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो मार्केट में काम चल रहा है उस हिसाब से कर लो, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, जब भी प्रोनाउंसमेंट्स में हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, बट बाद में वो प्रोनाउंसमेंट्स अमेंड हो जाते हैं, यानी कि वो चेंजेस हो गए उसमें, तो हमें ये अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो ये भी हम रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे। बस इतना एक आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया कुछ काम का नहीं है। तो इसके साथ हमारे बेसिक कंसेप्ट पूरे होते हैं इसके अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट एंड एरर के। सो विद इन 12 मिनट्स हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे, इसके कवर हो गए अपने इस चैप्टर के। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस में, इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, कैन एन एंटिटी वॉलंटरी चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, क्या अगर चेंज हम कर सकते हैं ओनली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय इंडिया, और रिजल्ट्स इन एफएस प्रोवाइडिंग मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी हम इसमें चेंजेस करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो रिक्वायर्ड बाय इंडिया तो हमारा ये तो मैंडेटरी हो गया, हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया कहता है। रेलिवेंट रिलायबल मतलब वॉलंटरी चेंजेस हो गए, अगर हमें लगता है कि मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल है तो वॉलंटरी चेंजेस, तो क्या ये कर सकती है? येस। बट कंडीशंस क्या है करने की? लेट्स सी। Users of FS need to able to compare the FS of an entity over time to identify trends in its FS. Therefore, the same accounting policies are applied within each period from one period. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इतना ज्ञान लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Now, two requirement that must be complied with in order to make a voluntary change in an accounting policy. First क्या कहता है? That information resulting from application of accounting policy must be reliable, and second, information must be more relevant. So relevant and reliable जो हम ऊपर बता चुके हैं। Now whether a change accounting policy result in reliable and relevant is a matter of assessment in a particular fact and circumstances. ठीक है, ये तो अब असेसमेंट की बात है, और कंपनी को लगता है कि ये होगा, बाकी को लगता है नहीं होगा, तो इट इज अ मैटर ऑफ असेसमेंट, जजमेंट का काम है। In order to ensure that such an assessment is made judicially, such a voluntary change in an accounting policy does not effectively become a matter of free choice. एक अपनी मर्जी का काम नहीं है, कंपनी को रीजंस देने पड़ेंगे। क्या कहता है? India requires an entity making voluntary change to disclose the reasons why applying the accounting policy must be reliable and more relevant to information। यानी कि रीजंस बताओ। कहने का मतलब वॉलंटरी करना है कर लो अगर तुम्हें लगता है रेलिवेंट एंड रिलायबल है, बट इतना ईजी नहीं है, हमें इसके रीजंस भी बताना पड़ेंगे क्योंकि ये जजमेंट का काम है। दैट्स इट, इसी को एक्सप्लेन करना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, एंटिटी एबीसी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड प्रेजेंटेड द सेम एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2001-2। एक पीपी के हिसाब से हमने डाल दिया, इंडेस 16 के हिसाब से। ड्यूरिंग द एफएस 2002-3 it relocated the office to a new building and leased the said building to third party following the changes uses of building. Entity reclassified from PP to investment property में डाल दिया। Should the entity EBC account for change as an change in accounting policy? ये हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया था, अगर हम एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी, रीजन बीइंग दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग ट्रांजेक्शंस। तो इंडिया इज एट प्रोवाइडेड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन अदर इवेंट्स, और कंडीशन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियस ट्रांजेक्शन आर नॉट अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, अब इसमें क्या, बाकी इंडेक्स 16 को समझा दो और इंडेक्स 40 को समझा दो कि क्या कहता है। इंडेक्स 16 कहता है पीपीआर tangible assets that are held for use in the production are expected to use during more than one period। 40 कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ लैंड और बोथ हेल्ड बाय ओनर, ये सब करके रेदर देन फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
तो इंडेस 16 और इंडेस 40 के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पीपी की डेफिनेशन दो। फिर उसके बाद क्या कहता है, वेदर बिल्डिंग इज एन आइटम ऑफ पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज हेल्ड। क्योंकि प्रॉपर्टी के केस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम इसको कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं। नाउ क्या कहते हैं, अब building that was previously classified as an item of PP may warrant reclassification, or whether a building is the nature of PP investment what is that मैं applying the definitions लगेगी। thus classification of building as an item of property plant and equipment as investment property is not a matter of accounting policy choice. Accordingly, a change in classification of building to investment property to change for the purpose for which it is held by entity is not a change in accounting policy। नहीं है ये, बस इतना कहना है, घुमा फिर आके बस इतना ही कहना है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, बिकॉज इट इज एज पर रेलिवेंट इंडिया के रिक्वायरमेंट्स है। और ये वाला एक वर्डिंग बहुत जरूरी है, दैट डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम दोस प्रीवियसली अकरिंग डिफर करता है ये। इलिस्ट्रेशन 3, whether change in functional currency of an entity represents a change in accounting policy। फंक्शनल करेंसी इंडिया 21 आ जाएगा यहाँ पे। क्या कहता है, as per India's 8, application of an accounting policy for transactions that differ in substance from those previously occurring are not changes in accounting policy। मतलब ये लाइन तो लिखनी है हमें as per India's 8। इसके बाद इंडिया 21 के हिसाब से कहता है, फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। देयर मे बी केसेस वेयर द फंक्शनल करेंसी इज नॉट ऑब्वियस। मतलब हमें नहीं पता चल सकता कि हमारी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, रुपीज़ है, या कुछ और है, यूरोज है, कुछ भी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट ऑब्वियस। देयर कैन बी एनी केसेस। In such cases, India's 21 requires management to use its judgment to determine functional currency। जजमेंट के हिसाब से हम बताएंगे कि functional currency क्या है। Now, entity's functional currency reflects the underlying transactions, events and conditions that are relevant to it। जो भी transactions entity को relevant है वो functional currency reflect करती है। Accordingly, once determined, the functional currency is not changed। हम change नहीं करेंगे unless there is a change in those underlying transactions, events and conditions। ठीक है, अब लेट्स से पहले जो रेलिवेंट हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो हमारी डॉलर यूएसए में हो रही है, तो ये हमारे लिए हमारी वो है फंक्शनल करेंसी। ठीक है, बट ड्यू टू सम चेंजेस इन अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन्स, जो अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि हम मेजर हमारी जो सेल्स हो रही थी वो यूएसए में है, बट यूएसए की सेल्स ही बंद हो गई, सेल्स सारी शिफ्ट हो गई इंडिया की, तो हमारी अब मेजर ट्रांजेक्शन रेलिवेंट अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन ही चेंज हो गई। तो अनलेस देयर इज अ चेंज इन अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन, तो हम फंक्शनल करेंसी नहीं चेंज करेंगे, अदरवाइज हम कर देंगे। दस फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस। कोई पॉलिसी की चॉइस नहीं है, कंपनी नहीं चूज कर सकती कि रेलिवेंट एक पॉलिसी बना लेगी हम डॉलर्स में ही चलते आएंगे, रुपीज में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी सेल्स कहाँ पे हो रही है, हो सकता है सेल्स कहीं और शिफ्ट हो जाए, वो हमारी करेंसी बन जाएगी। ठीक है, नाउ अब इतना हमें पता चल गया। अब इसको बता देंगे कि ये चेंजिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हमने एक ये लाइन तो पहले दे ही दी, दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोस प्रीवियस अकरिंग। ठीक है, now in the view of the above, change in functional currency of an entity does not represent a change in accounting policy, and India's 8 therefore does not apply। India's 21 requires that when there is a change in of an entity functional currency, entity shall apply the translation procedures applicable to the new functional currency prospectively from the date of the change। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, एक relevant India's हमें यहाँ पे है, तो उस हिसाब से हम इसको change करेंगे। That's it। Illustration 4, an entity developed one of its accounting policy by considering the pronouncements of an overseas international standard setting board in accordance with India's 8। Would it be permissible for the entity to change the said policy to reflect a subsequent amendment in that pronouncements? ये हमने डिस्कस भी करा था कंसेप्ट्स में। क्या कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इंडियाज दैट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू अ ट्रांजेक्शन। कोई एक इंडियाज है ही नहीं कि जो उस ट्रांजेक्शन को अप्लाई करे या किसी इवेंट या कंडीशन को अप्लाई करे। मैनेजमेंट में अप्लाई एन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि IASB, या एंड इन द एब्सेंस देयर ऑफ those of other standard setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards। यानी अगर हमारे पास इंडेस नहीं है तो हम IASB का ले सकते हैं, गैप का ले सकते हैं, IFRS का ले सकते हैं, किसी बॉडी का ले सकते हैं जो स्टैंडर्ड सेट करती है। नाउ इफ फॉलोइंग एन अमेंडमेंट ऑफ सच प्रोनाउंसमेंट, वो प्रोनाउंसमेंट या अमेंड हो गया, द एंटिटी चूज टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी दैट चेंज इज अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज एज अ वॉलंटरी चेंज। इसको हम वॉलंटरी चेंज मानेंगे। और वॉलंटरी चेंज हम कब कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि इट इज मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल, एफ एस हमारी मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल है। As such, a change is a voluntary change in accounting policy। It can only be made if it results in information that is reliable and more relevant and does not conflict with the sources in India's 8। कहने का मतलब अगर अगर कोई प्रोनाउंसमेंट में चेंजेस होते हैं अमेंडमेंट, तो उसको हम वॉलंटरी चेंज मानेंगे। चेंज तो हम रेट्रोस्पेक्टिव ही करेंगे, बट रेलिवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए।
Illustration 5. Whether an entity can change its accounting policy of subsequent measurement of property, plant and equipment from revaluation model to cost model. India 16 क्या कहता है? That an entity shall choose either cost model or revaluation model as its accounting policy for subsequent measurement of an entire class of PP. देख पूरी क्लास के लिए या तो cost model लगा ले या revaluation model लगा ले. Now a change from revaluation model to cost model for a class of PP can be made only if it meets the condition of Ind AS 8. और Ind AS 8 की क्या कंडीशन है? अगर तुम वॉलंटरी चेंज करना चाहते हो तो हमारी रेलिवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए. तो specified in Ind AS 8, that is a change resulting in the FS provide relevant and more relevant information to the users of FS, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो क्या कहते हैं यहाँ पे? Where the change in accounting policy from revaluation to cost model is considered permissible, यानी relevant and reliable बनती है, तो it shall be accounted for retrospective करें in accordance with Ind AS 8. और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. ये क्या कहता है कि हम कब चेंज कर सकते हैं रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट मॉडल. कोई अनलिस्टेड कंपनी है, प्लान कर रहे हैं आईपीओ में, चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट मॉडल फॉर सम और ऑल ऑफ द क्लासेस to align the entity's accounting policy with that of listed market participants within that industry so as to enhance the comparability of its FS with those of the other listed market participants within the industry. Such a change from revaluation to cost model is not expected to be frequent. कहने का मतलब कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो अपना आईपीओ निकालने जा रही है, ठीक है, और मार्केट में पहले से लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है. लिस्टेड कंपनी क्या कर रही है? कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है. ये कर रही थी रिवैल्यूएशन मॉडल. अब जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, इसके बाद लोग इसकी एफएस की जो कंपेयर करेंगे वो इस कंपनी से करेंगे, बट ये कॉस्ट पे दिखा रही है, रिवैल्यू पे दिखा रही है, तो इसको कॉस्ट पे कर सकते हैं और ये हमारा रेलिवेंट भी होगा, रिलायबल भी होगा और ये फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है. ऐसे नहीं कि मनमर्जी है कंपनी की, जब मर्जी फ्रीक्वेंट चेंजेस कर दिए. एक रीजन है, रीजन से बैक्ड है, रेलिवेंट है, रिलायबल है, तो चेंजेस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं. दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 6. एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्या कहता है? Whether an entity is required to disclose the impact of any new Ind AS which is issued but not yet effective in the FS of as per Ind AS 8. यानी Ind AS हमारा इशू हो गया बट अभी तक इफेक्टिव डेट नहीं आई इसकी, या इफेक्ट नहीं हुआ, उस कंपनी पे भी नहीं लगा. इफेक्टिव डेट तो आ गई बट कंपनी पे अप्लाई नहीं करता और हो सकता है बाद में अप्लाई करे. तो as per Ind AS 8, when an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose. रीजंस क्या है? रीजंस ये बता देगी अभी तक इफेक्टिव नहीं हमारे पे, or known or reasonably estimate information relevant to assessing the possible impact that application of new Ind AS will have on entities FS in the period of initial application. मतलब एक पॉसिबल इम्पैक्ट बताने की, ये अगर हम लगा देंगे बाद में, चाहे अभी लगाए बाद में लगाए, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा. Now accordingly it may be noted an entity is required to disclose the impact which has been of Ind AS which has been issued yet not effective. बस एक डिस्क्लोजर देना है और कुछ नहीं, फैक्ट बताना है और क्या उसका इम्पैक्ट आएगा वो बताना है. Illustration 7. Whether a change in inventory cost formula is a change in accounting policy or change in accounting estimate. Cost formula यानी अगर हमें लीफो लगाना है या फीफो लगाना है, ये हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट. सबसे पहली बात, एस्टिमेट होते हैं अगर हम यहाँ पे हम लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं, जजमेंट लगाते हैं, ठीक है, जो हम डेप्रिसिएशन में फॉलो करते हैं वो हमारा एस्टिमेट है. बट इन्वेंट्री का तो फॉर्मूला हमें गिवन है, लीफो या फीफो, ये हमारी पॉलिसी है और इसे हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी में आएगा. ओके, लेट्स सी. एज पर Ind AS 8, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? दीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस applied by an entity in preparing FS. Further, inventory specifically requires disclosure of cost formula used as a part of disclosure of accounting policies adopted in the measure of inventories. Accordingly, change in cost is a change in accounting policy. तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का फॉर्मूला अगर हम चेंज करते हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है. Illustration number 8. An entity has presented certain material liabilities as non-current in its FS for periods up to 31 मार्च 2001. Now, while preparing the annual FS for the year ended 31 मार्च 2002, अगले साल मैनेजमेंट को पता चला, discovers that these liabilities should have been classified as current liabilities. The management intend to restate the comparative amount for the prior period presented on 31 मार्च 2001. Now, would this classification of liability from non-current to current in the comparative amount be considered to be correction of an error under Ind AS 8? Would the entity need to present a third balance sheet? ये थर्ड बैलेंस शीट का कंसेप्ट तो अपना Ind AS 1 से आता है, ठीक है. और करेक्शन ऑफ एरर ये है कि नहीं? ऑफ कोर्स इट इज अ करेक्शन ऑफ एरर, क्योंकि प्रायर पीरियड में हमारी एक मटेरियल हमारे प्रायर पीरियड में एरर है. एज पर Ind AS 8, errors can arise in respect of recognition, measurement, presentation, disclosure
ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफएस। तो एरर्स हमारे रिकग्निशन में हो सकते हैं, मेजरमेंट में हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन में हो सकते हैं या डिस्क्लोजर में। आरएमपीडी, आरएमपीडी, आर से हमारा हो गया रिकग्निशन में हो सकते हैं एरर, एम से मेजरमेंट, पी से प्रेजेंटेशन, डी से डिस्क्लोजर में। FS do not comply with Ind AS if they contain either material या material errors or immaterial errors made intentionally। material errors हो सकती है, immaterial errors भी हो जो intentionally करे गई है to achieve a particular presentation of an entity's FS। तो FS do not comply with Ind AS। Potential current period errors discovered in that period are corrected before the FS are approved for issue। जो करंट ईयर के उसको तो हम अप्रूव कर देंगे जो अगर हमें जो पता चल गए। However, material errors are sometimes not discovered until a subsequent period। इस केस में जैसे कि हमें मटेरियल हमें नहीं पता चला, हमने करंट कर दिया, उसको नॉन करंट होना चाहिए था। And these prior period errors are corrected in the comparative information presented in FS for that subsequent period। इसको हमें comparatives में चेंज करना पड़ेगा। कहानी था हमें रीस्टेट करने पड़ेंगे कंपैरेटिव्स, रीस्टेट करने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस। Now in accordance with the above, reclassification of liabilities from non-current to current would be considered as a correction of an error under Ind AS 8। Accordingly, the FS for the year ended 31 March 2, the comparative amount of 31 March 1 would be restated to reflect the correct classification। तो हमें comparatives को change करना पड़ेगा। अब आ जाता है Ind AS 1 का concept। ये क्या कहता है? Ind AS 1 requires an entity to present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period in addition to minimum comparative FS if कब करनी होगी? It makes a retrospective restatement अगर हम करते हैं and the restatement has a material effect on information in the balance sheet at the beginning of the preceding period और उसका effect अपना material है। फर्स्ट रीजन है हम रीस्टेटमेंट कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव और हमारा मटीरियल इफेक्ट आ रहा है उस पर। तो इस केस में हम रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं क्योंकि एरर्स को हम रेट्रोस्पेक्टिव ही करते हैं और मटेरियल हमारी लाइबिलिटी तो मटेरियल इफेक्ट भी आ रहा है, तो हमें थर्ड बैलेंस शीट देनी होगी एज पर इंड AS 1। So accordingly, the entity should present a third balance sheet at the beginning of the preceding period as at 1st April 2010 in addition to the comparatives of financial year 2010 and 11। एक हमें ओपनिंग बैलेंस थर्ड बैलेंस शीट हमें देनी पड़ेगी इधर। तो अब इलस्ट्रेशंस के बाद हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, a carpet retail outlet sells and fits carpet to the general public। It recognizes revenue when the carpet is fitted, which on average is 6 weeks after the purchase of the carpet। तो अपना रेवेन्यू वो 6 हफ्ते बाद बुक करता है जब वो कारपेट फिट कर देता है। नाउ इट देन डिसाइड्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट द फिटिंग ऑफ कारपेट टू सेल्फ एम्प्लॉयड फिटर्स, यानी इसने थर्ड पार्टी को दे दिया कि तुम जाके फिट करो, अब मैं सिर्फ बेचूंगा। इट नाउ रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ सेल ऑफ द कारपेट, जब सेल करता है तभी रेवेन्यू बुक कर लेगा। वेदर दिस इज अ चेंज इन रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर Ind AS 8। तो ना ये इसकी कोई ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये इसने अपना मेथड चेंज कर लिया बिजनेस करने है, बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया। इट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? वो होती है कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिस, कन्वेंशंस या रूल्स या प्रैक्टिसेस होती है जो हमारे एफएस प्रिपेयर करते हुए काम आती है। बट ये इसका कोई रूल थोड़ी ना था, ये तो इसका बिजनेस मॉडल था जो उसने चेंज करा। तो दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी as the carpet retailer has changed the way that carpets are fitted, therefore there would be no need to retrospectively change this। It is not a change in accounting policy। Question 2, under what circumstance an entity is required to present a third balance sheet at the beginning of preceding period। ये हमें पता है थर्ड बैलेंस शीट कब देनी होती है? जब हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस कर रहे हैं एंड दैट चेंज हैज अ मटेरियल, तब हमें देनी पड़ती है थर्ड बैलेंस शीट। लेट्स सी, एज पर Ind AS 1 an entity shall present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period in addition to the minimum comparative FS required by standard। कब की देनी है? बिगिनिंग ऑफ द प्रिसीडिंग पीरियड, यानी अगर हम जिस 31 मार्च 2001 का हमारा प्रिसीडिंग पीरियड है और अभी हम चल रहे हैं 0102 में, तो हमें कब देनी होगी? बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल 2000 की हमें देनी होगी बैलेंस शीट, बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे हमें थर्ड बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। इफ इट अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली मेक्स अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, अगर हम करते हैं एंड द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रिक्लासिफिकेशन हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वो एक मटेरियल इफेक्ट लेके आता है। तो हमें इसमें रेट्रोस्पेक्टिव क्या कहते हैं थर्ड बैलेंस शीट देनी होगी बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड की। Question number 3, during 2002
Delta Limited changed its accounting policy for depreciating property, plant and equipment so as to apply a component approach completely, whilst at the same time adopting the revaluation model. तो क्या कर रहा है, अपनी एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कॉम्पोनेंट अप्रोच लगा रहा है, यानी कि कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग करेगा, उसकी डेप्रिसिएशन लगाएगा कॉम्पोनेंट बेसिस पे, और अपना अडॉप्ट कर रहा है वो रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन में जा रहा है. In years before 2002, Delta Limited asset records were not sufficiently detailed to apply a component approach fully. इससे पहले हमें कभी नहीं, हमारे पास डिटेल्स ही नहीं थी हमारे पास. At the end of 2001, management commissioned an engineering survey. एक सर्वे करवाया जिससे हमें पता चला information on the components held and their fair values, useful life, सब कुछ information तब पता चली at the beginning of 2002. However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of those components that had not been previously been accounted for separately, and the existing records before the survey did not permit this information to be reconstructed. तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो हमें पता चल गई यहाँ पे, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स हेल्ड, बट उससे पहले के जो हमारे पास थे उसकी कोई डिटेल्स नहीं है. Now, Delta Limited management considered how to account for each of the two aspects of the accounting change. They determined it is not practicable to account for change to a fuller component approach retrospectively, or to account for that change prospectively from any earlier date than 2002. यानी retrospectively हम उसको इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, हमें और प्रोस्पेक्टिवली भी हम स्टार्ट ऑफ 2002 से ही देख सकते हैं, लेटेस्ट हम स्टार्ट 2002 से ही दे सकते हैं. तो हमने पढ़ा अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है तो फॉर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हम प्रोस्पेक्टिवली कर लो, उसका डिस्क्लोजर में रीजंस बताओ कि क्यों नहीं दे पा रहे. Also, the change from cost to revaluation model is required to be accounted for prospectively. Therefore, management concluded that it should apply Delta Limited new policy prospectively from the start of 2002. prospectively लगाए. अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी है, टैक्स रेट दे रखा है 30%, एंड ऑफ 2000 ईयर 1, यानी जो हमारा पहला मेथड था, क्योंकि हमने 2002 में स्टार्ट करा है चेंज करना. तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट दे रखी है 25, डेप्रिसिएशन 14, तो नेट बुक वैल्यू आ गई 11,000 की, और डेप्रिसिएशन जो यूज होता है अपना ओल्ड बेसिस पे वो था 1500 का. अब वैल्यूएशन इंजीनियरिंग के सर्वे के बाद वैल्यूएशन पता चली 17,000 की फेयर वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी पता चल गई, और डेप्रिसिएशन जो हमारा न्यू बेसिस पे आ रही है वो आ रही है 2000 की. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रेलिवेंट नोट फॉर डिस्क्लोजर इन विद इंड AS 8. तो हमें इसका डिस्क्लोजर देना है. डिस्क्लोजर में हमें क्या देना होता है, एक तो सबसे पहले नेचर बताना होता है, ठीक है, उसके बाद हमें बताना होता है इफेक्ट क्या आया अपने चेंजेस का, और उसके बाद हमें बताना होता है इफ रेट्रोस्पेक्टिव इज इम्प्रैक्टिकेबल तो गिव रीजंस. तो नेचर तो हम बता देंगे, नेचर इज चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मॉडल, और इसका इफेक्ट क्या आएगा, जो हमारा एसिड था पहले 11,000 का था, अब 17,000 का हो गया रिवैल्यू होके, एक तरीके से फेयर वैल्यू, कॉस्ट इसकी 11 थी, फेयर वैल्यू 17,000 की है, तो कितना डिफरेंस आया, ये 6,000 का आ गया अपना रिवैल्यूएशन गेन, जो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में. बट इस पे एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी बनेगी 6,000 की 30% के हिसाब से, यानी 1,800 रुपये की लाइबिलिटी भी बनेगी, और ये भी हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा. तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 6,000 माइनस 1,800, नेट जाएगा अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस OCM में 4,200 रुपये चला जाएगा, और 6,000 से हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई इसकी रिवैल्यूएशन गेन. 1,800 हमारा एक डिटेल डेफर्ड लाइबिलिटी की प्रोविजन आ गया. ओके, डेप्रिसिएशन में क्या चेंज आया, पहले 1,500 की लगती थी, अब लगती है 2,000 की, तो 500 रुपये की डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गई, और इस 500 में हमें एक टैक्स सेविंग भी मिलेगी, हमारा टैक्स कम हो जाएगा 15 में 500 में 30%, 150 रुपये की टैक्स लायबिलिटी कम होगी, और 500 रुपये की डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा P&L में एक्सपेंस, और बाकी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स सी. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2002, डेल्टा लिमिटेड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर depreciating property, plant and equipment so as to apply a much more fully component approach whilst at the same time adopting the revaluation model. तो ये हम क्या बता रहे हैं, इसका हम नेचर बता रहे हैं, नेचर ऑफ चेंज क्या है. Now, management takes the view that this policy provides reliable and more relevant information because it deals more accurately with the component of property, plant and equipment, and is based on up-to-date values. The policy has been applied prospectively from the date of 2002 because अब हम reasons दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं retrospective कर पा रहे और क्यों prospective कर रहे हैं. It was not practicable to estimate the effects of applying the policy either retrospective or prospective from any earlier date. Accordingly, the adoption of the new policy has no effect on prior periods में कोई effect नहीं है. द इफेक्ट ऑन करंट ईयर, अब हम इफेक्ट बताएंगे. हमें 3 चीजें बतानी होती है डिस्क्लोजर में. क्या बताना होता है, एक तो नेचर, एक इफेक्ट, और एक अगर हम नहीं दे पा रहे तो हमें रीजंस देने हैं अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करते. रीजन हमने बता दिए, नेचर बता दिया. इफेक्ट क्या ऑन करंट पीरियड इज टू इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी
एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बाय 6,000 जो हमारा रिवैल्यूएशन गेन था, इंक्रीज द ओपनिंग डेफर्ड टैक्स प्रोविजन बाय 1800 एंड एक रिवैल्यूएशन सरप्लस बनेगा अपना 4200 का, 6,000 माइनस 1800 जो हमारा रिवैल्यूएशन गेन में चला जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में। इंक्रीज हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 500 से और रिड्यूस हो गया हमारा टैक्स एक्सपेंस 150 से। सिंपल क्वेश्चन है, बस 3 चीजें बतानी है, नेचर, रीजंस एंड इफेक्ट। ठीक है, दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इस चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। हमें पता है ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ मैटर ऑफ एस्टिमेशन और एज पर इंडेक्स 16 के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है अपना बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किस तरीके से हम एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि हम अपने एसेट को कंज्यूम करेंगे। एज पर क्वेश्चन 4 क्या कहता है, एज पर इंडेक्स 16 the depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity, and the depreciation method applied to an asset shall be reviewed at each year end. If there has been a significant change in the expected pattern of consumption of future economic benefits, the method shall be changed to reflect the change pattern. उसको change कर दो. Such a change is accounted as a change in accounting estimate. As per the above हमें पता चलता है depreciation method for a depreciable asset has to reflect the expected pattern of consumption, and determination of depreciation method involves an accounting estimate, and thus depreciation method is a matter of it's not a matter of policy, it's a matter of estimate. Accordingly, Ind AS 16 requires change in depreciation method to be accounted as per change in accounting estimates. Prospectively इसको हम डील करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि एस्टिमेट्स हम करते हैं प्रोस्पेक्टिव और अगर पॉलिसी एंड एरर्स है उसको हम करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो ऊपर एक इलस्ट्रेशन करा था उसके जैसे ही है, जिसमें एक मटेरियल लाइबिलिटी को हमने नॉन करेंट बुक कर दिया था करेंट की जगह। लेट्स सी, एन एंटिटी चार्ज सर्टन एक्सपेंसेस एज फाइनेंस कॉस्ट, उसने एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट डाल दिया इन द एफएस फॉर 31 मार्च 2001। While preparing the annual statements of 31 मार्च 2002, अगले साल बनाते हुए कंपनी को पता चला expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost, other expense होने चाहिए। Error occurred because management misinterpreted certain facts. The entity intend to restate करना चाहती है अपनी 31 मार्च 2001 को। Would this reclassification expense from finance cost to other expense in the comparative would consider as correction of errors? Of course. Would the entity need to present a third balance sheet? देनी पड़ेगी, अगर वो हम retrospective तो कर ही रहे हैं और ऊपर से अगर ये material है तो हमें एक थर्ड बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रायर पीरियड। तो कहता है एरर्स कैन अराइज फ्रॉम आरएमपीडी। आरएमपीडी मतलब रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure of elements in FS. Now FS do not comply with Ind AS if they contain a material error है या immaterial error है जो intentionally करा है to achieve a particular presentation of FS. जो current period के errors है potential discovered in that period are corrected before financial statements are approved, but materials errors are sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in the comparative FS for that subsequent period. Now in accordance with the above, classification of expenses from finance cost to other expense would be considered as a correction of error as per Ind AS 8. Accordingly, in the FS for the year ended 31 March 2, the comparative amount for the year ended 31 March 1 would be restated to reflect the correct classification. इसको हमें restate करना होगा. Now as per Ind AS 1 requires an entity to present a third balance sheet. Third balance sheet कब देनी होती है? जब हम retrospective करते हैं और वो material effect है. At the beginning of the preceding period, in addition to minimum comparative FS, if it makes a retrospective effect and the restatement has a material effect. In the given case, retrospective statement of relevant items, the statement profit and loss has no effect on the information in balance sheet at the beginning of the preceding this. Therefore, the entity is not required to present a third balance sheet. क्या कहते हैं ये? In the given case, retrospective restatement of relevant items in statement of profit and loss has no effect on the information in the balance sheet. बैलेंस शीट में तो कोई फर्क ही नहीं है इसका, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंस चेंज करा है, बैलेंस शीट में आइटम में फर्क नहीं है। Therefore, the entity is not required to present a third balance sheet. अच्छा, इसमें नहीं देनी होगी बैलेंस शीट, ध्यान रखना। अच्छा, रीस्टेटमेंट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। अगर बैलेंस शीट पे इफेक्ट मटेरियल है तभी देना है, पीएनएल में अगर इफेक्ट है तो नहीं देना, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और हमें पीएनएल नहीं बनाना, ओपनिंग थर्ड पीएनएल नहीं बनाना, थर्ड बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में नहीं देंगे। और जो हमने करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी हमारा बैलेंस शीट को इफेक्ट दे रही थी तभी हमने उस पर बनाई थी। तो ये पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
Question 6. While preparing the annual financial statements for the year ended 31st of March 2003, an entity discovers that a provision for constructive obligation and a payment of bonus to selected employees in the corporate office, material in amount which was required to be recognized in the annual affairs for the year ended 31 मार्च 2001 was not recognized due to oversight of facts. अच्छा, 2001 का एक एरर मिला है कि हमने एक प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करा, एक पेमेंट ऑफ बोनस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करी, यानी एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी और एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा 31 मार्च 2001 का. The bonus was paid during the financial year ended 31 March 2 and was recognized as an expense in the annual affairs for that said year. तो बोनस हमने 31 मार्च 2 के पीरियड में हमने पे भी कर दिया और उसको हमने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, बट ये रिकॉग्नाइज एक्सपेंस होना चाहिए था 31 मार्च 2001 में, हमने 31 मार्च 2 में जाके रिकॉग्नाइज करा, ये भी एक गलती करी है. Would this situation require a retrospective statement of comparative considering that the amount was material? Of course इसका हमें रिक्वायर्ड होगा और इसमें एक थर्ड बैलेंस शीट भी बनेगी क्योंकि अब यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है हमारा लाइबिलिटी का, हमारा बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट आ रहा है विच इज अ मटीरियल इफेक्ट. लेट्स सी. पहले पैरा में तो हमने वही समझाया है कि एरर्स क्या होते हैं. एरर्स आर आरएमपीडी, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, और एफएस कंप्लाई नहीं करते इफ दे कंटेन अ मटीरियल एरर और इमटीरियल जो वॉलंटरी हमने करा है, जो मतलब इंटेंशनली करा है टू प्रेजेंट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देने के लिए. अब करंट पीरियड को तो हमने ठीक कर लिए, जो प्रायर पीरियड का डिस्कवर नहीं करे उसको हमने ठीक नहीं करा, तो उसको हमें सब्सिक्वेंट पीरियड में रेट्रोस्पेक्टिव देना पड़ेगा. और इंडेक्स एक कहता है कि थर्ड बैलेंस शीट दो as at the beginning of the preceding period along with minimum comparative FS, जब retrospective restatement of items in its FS and retrospective restatement has a material effect on information, material effect है in the balance sheet at the beginning of the preceding year. Now in the given case expenses जो 31 मार्च 2001 के थे और लाइबिलिटी जो 31 मार्च 2001 की थी वो अंडरस्टेट होगी क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, नॉन रिकॉग्नाइज एंड रिलेटेड प्रोविजन. और एक्सपेंस जो 31 मार्च 2 का था वो बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया it were overstated to the same extent because recognition of aforesaid bonus expense for the year, हमने जो 31 मार्च 1 का बोनस था वो यहाँ पे 31 मार्च 2 को पे करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, तो 2 के खर्चे बढ़ गए. अब इसको ठीक करने के लिए टू करेक्ट द एरर्स इन द अबव एनुअल एफएस इन द ईयर 31 मार्च 2003 जहाँ पे आपके हम बना रहे हैं, हमें रीस्टेट करने पड़ेंगे कंपैरेटिव्स को और रीस्टेट करनी पड़ेगी ओपनिंग को. तो क्या कहते हैं, रीस्टेट करो कंपैरेटिव्स को, यानी कि जो 31 मार्च 2002 के कंपैरेटिव्स होंगे, हम 31 मार्च 2003 की पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इसकी कंपैरेटिव फिगर्स कौन होंगे 31 मार्च 2002 के, इसको ठीक करेंगे सबसे पहले. देन प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, दैट इज एज एट 1 अप्रैल 2001. अब इसके बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड यानी 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2001 आएगा, 31 मार्च 2002 का 1 अप्रैल 2001 आएगा, wherein it should recognize the provision for bonus and restate the retained earnings. यहाँ पे उसको changes करने होंगे. This was question number 6. Question 7. While preparing interim financial statements for the half year ended 30th of September, an entity note that there has been an under accrual of certain expenses in the interim financial statements for the first quarter of ended 30th June 2001. Okay. The amount of under accrual is assessed to be material in the context of interim FS. However, it is expected that the amount would be immaterial in the context of annual FS. The management is the view that there is no need to correct the error in the interim FS, considering that the amount is expected to be immaterial from the point of view of annual FS, whether the management view is acceptable. क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट को कहती है जो इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके लिए तो वो मटेरियल है, बट अगर हम इसको एनुअल लेवल पे देखें तो ये इमटेरियल है. तो क्या इसको ठीक करना बनता है कि नहीं बनता? मैनेजमेंट कह रहे हैं नहीं बनता, बट इसको हम करेंगे बिकॉज एरर्स आर आरएमपीडी, यानी कि रिमेशन में हो सकता है, अपना रिकग्निशन में हो सकता है, मेजरमेंट में हो सकता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है, डिस्क्लोजर में हो सकता है, विच कुड बी मटीरियल एंड इमटेरियल जो इंटेंशनल हो जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एफएस टू प्रेजेंट अ सर्टेन पोजीशन. और ये वही वाला कंडीशन आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना होगा. लेट्स सी. As per Ind AS 8, it states that FS do not comply with Ind AS if they contain material error or immaterial error made intentionally to achieve a particular presentation. Now, as regard to the assessment of materiality of an item in preparing FS as per Ind AS 34 interim FS, ये क्या कहता है, एक छोटा सा पैरा है, क्या कहता है, while judgment is always required in assessing the materiality, the standard basis the recognition and disclosure decision on data
for the interim period by itself for reasons of understandability of the interim figures. कह रहे कि जो डेटा है वो सिर्फ इंटरीम बेसिस पे लो ताकि इंटरीम फिगर्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके. Thus, for example, unusual items, changes in accounting policy or estimates and errors are recognized and disclosed on the basis of materiality in relation to interim period data to avoid misleading inferences that might result from non-disclosure. The overriding goal is to ensure that the interim FS include all information that is relevant to understanding of an entity's entity's financial position and performance during the interim period. कहना ही जाता है जो इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो सारी इंफॉर्मेशन कंसिडर करे विच इज रेलिवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द इंटरीम पीरियड. यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो एनुअल पीरियड है उसमें इमटेरियल है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, सिर्फ इंटरीम पे फोकस रखो कि उसके लिए क्या रेलिवेंट है. नाउ एज पर अबव, while materiality judgments involve a degree of subjectivity, the overriding goal is to ensure that the interim FS include all information that is relevant to the understanding of financial position and performance of the entity during the interim period. It is therefore not appropriate to base quantitative assessment of materiality on projected annual figures when evaluating errors in this. According the management is required to correct the error in the interim financial position since it is just to be material in relation to the interim period. इतनी सारी थ्योरी लिखने का मतलब नहीं है, सीधा बताओ कि एक तो ये हमें इंटरीम पीरियड के लिए ओवरऑल हमें चेक करना है ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट, और इसलिए फिर हमें सिर्फ एनुअल बेसिस को हम नहीं ले सकते, हमें इंटरीम पीरियड के ही बेसिस पे देखना पड़ेगा और इसको हमें करेक्ट करनी होगी एरर को अपने. दैट्स इट. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. ABC Limited has an investment property with an original cost of 1 lakh which it inadvertently omitted to depreciate in the previous FS. मतलब डेप्रिसिएशन करना ही रह गया इसका. The property was acquired on 1st of April 2001. Property has a useful life of 10 years and is depreciated SLM. Estimated residual value है इसकी 10 year which 10 साल बाद nil है residual value. Okay. How should the error be corrected in FS for the year ended 31 मार्च 2004? 2004 में आके हमें पता चला कि हमने डेप्रिसिएशन लगानी भूल गए इस पे. Assuming the impact of the same is considered materials, for simplicity ignore taxes. Okay. अब 31 मार्च 2004 को हम कंपेयर करेंगे इसको 31 मार्च 2003 हमारी कंपैरेटिव फिगर्स आ रही होगी. अब एक तो ये मटेरियल है, ठीक है, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव भी कर रहे हैं और इसका इफेक्ट किस पे आ रहा है, बैलेंस शीट पे. तो एक थर्ड बैलेंस शीट भी बनेगी. थर्ड बैलेंस शीट कौन सी बनती है, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस प्रायर पीरियड. बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड. एक सेकेंड, थर्ड बैलेंस शीट अब कम बनाते हैं, एक बार वो देख लेते हैं. हाँ, तो इट इज बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड हम बनाएंगे थर्ड बैलेंस शीट. तो इस प्रीसीडिंग पीरियड क्या होगा, 31 मार्च 2003 से प्रीसीडिंग पीरियड इसका क्या है, 1 अप्रैल 2002. 2002 में ये शुरू हुआ है तो 1 अप्रैल 2002 की भी हम एक बनाएंगे, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे इसके लिए. तो उसमें क्या इफेक्ट दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस चेंज करेंगे अपने यहाँ पे, बस इसमें चेंजेस करेंगे. क्या कहता है, द एरर शैल बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटिंग द फिगर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2002-03 की रीस्टेट कर देंगे, यानी 31 मार्च 2003 तक हम इसको चेंज करेंगे. And by also presenting a third balance sheet as at 1st of April 2002 which is the beginning of the earliest period presented in FS. एक थर्ड बैलेंस शीट बना के दे दो. That's it. क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ABC Limited changed its method adopted for inventory valuation in the year 2002-03. Prior to the change, inventory was valued using FIFO method. However, it felt that in order to match the current practice and to make the FS more relevant and reliable, a weighted average valuation model would be appropriate. तो इन्वेंट्री में जो चेंज हुआ है हमने वॉलंटरी चेंज करा है बिकॉज वी थॉट कि हमें लगा कि हमारी जजमेंट के हिसाब से इट इज़ मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल. इट इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हम करते हैं किस तरीके से, रेट्रोस्पेक्टिवली हम इसको चेंज करते हैं. तो हमें रीस्टेट करने होंगे अपने कंपैरेटिव्स को, रीस्टेट करना होगा अपने ओपनिंग बैलेंसेस को. नाउ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाज एज फॉलोज. 31 मार्च 2001 को, यानी फॉर द ईयर 2000 एंड 2001 इंक्रीज हुआ है 10 मिलियन का. 31 मार्च 2001-2 के लिए इंक्रीज हुआ है इंक्रीज ऑफ 15 मिलियन. एंड 31 मार्च 2002-03 का 20 मिलियन का. 31 मार्च 2003 अपना करंट ईयर है क्योंकि इसी दिन हमने चेंजेस करे हम 2002-03 में. तो 2002-03 इज आवर करंट ईयर.
31 मार्च 2 हमारा ये हो जाएगा कंपैरेटिव, हमारे यहाँ पे बनेगा प्रीवियस ईयर, और इससे पहले के जो भी होंगे इसको हम एक थर्ड बैलेंस शीट बना के ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। थर्ड बैलेंस शीट कब बनेगी? अपने कंपैरेटिव के फर्स्ट डे को। तो कंपैरेटिव हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को हम एक बना देंगे क्या? थर्ड बैलेंस शीट। नाउ लेट्स सी प्रॉफिट और लॉस अंडर फीफो वैल्यूएशन मॉडल आर एज फॉलोज। अभी तक फीफो के हिसाब से 2002-3 अपना जो करंट ईयर है और इसके कंपैरेटिव एफएस 2001-2। रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड करा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, ये निकाल दिया। नाउ रिटेन अर्निंग हमें दे रखी है 31 मार्च 2001 को, यानी जो ये वाला पीरियड है 31 मार्च 2001, यानी ये 1 अप्रैल 2001 ही कह सकते हैं इसको। तो ये हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2001 के लिए हमारे रिटेन अर्निंग्स। करना क्या हमें? ये आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोड्यूस एन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद इंडियाज 8। ओके, लेट्स सी। इन्वेंट्री के इंक्रीज को हम रिकॉर्ड करने के लिए, इंक्रीज मतलब हमारा इन्वेंट्री में प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर देंगे ताकि हमारा इम्पैक्ट आ जाए प्रॉफिट में। अब क्या अमाउंट लेंगे? क्योंकि ये जो हमें अमाउंट दे रखी है 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन, दीज आर क्यूमुलेटिव अमाउंट्स। ये हमारी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई होगी तो बैलेंस शीट में तो क्यूमुलेटिव अमाउंट्स आती है। तो लेट्स सी एक हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए एक वर्किंग करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर के लिए? सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग ईयर 2001 एंड 2। 2001-2 का अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। 2001-2 में हमें पता चला कि हमारी जो इन्वेंट्री है 15 मिलियन से इंक्रीज हुई है। इन्वेंट्री की जो भी अमाउंट है, लेट्स से इन्वेंट्री हमारी 5 मिलियन की थी, 10 मिलियन की थी, 20 मिलियन की थी, बट उसमें 15 मिलियन और इंक्रीज हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 15 मिलियन से ज़्यादा आएगा। ठीक है, इससे एक साल पहले 31 मार्च 2001 को हमें पता था कि 10 मिलियन से इंक्रीज हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक में भी 10 मिलियन से इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, अब जो बैलेंस आया नेट तो आया हमारे पास 5 मिलियन का, यहाँ पे प्रॉफिट आया। अगर 15 माइनस 10 करें तो 2001-2 के लिए तो जो इंक्रीज आया है वो सिर्फ 5 का आया। सिमिलरली अगर हम 2002 और 3 की बनाए तो ओपनिंग हमारे पास कितना है, जो क्लोजिंग यहाँ का था ये हमारा 15 है, और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग हमें दे रखा है 20 मिलियन का। तो नेट इफेक्ट कितना आया, 5 मिलियन का हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट। 5 मिलियन के हमारे इन्वेंट्री में चेंज आया नेट। ठीक है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है। तो 2002-3 में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 173 है, इसमें से हम 5 मिलियन कम कर देंगे, और 2001-2 में भी हम 5 मिलियन कम कर देंगे। तो क्या आ जाएगी रिवाइज्ड अमाउंट? 173 माइनस 5 168 का हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उधर आ जाएगा हमारा 159 का यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इसी हिसाब से हमारा चेंज होगा, 324 माइनस 168, 156 का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 5 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, 151 प्लस 5 156 हो गया, और इधर भी 5 का नेट इफेक्ट आ जाएगा, कितना हो जाएगा 137, 296 माइनस में 159 137। एक्सपेंसेस इसमें से सेम 83 के माइनस और 74 के माइनस करेंगे, 156 माइनस 83 के एक्सपेंसेस, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 73 का, और इधर कितना बचेगा 137 माइनस 74 के एक्सपेंसेस, 63 का हमारा प्रॉफिट बचा कंपैरेटिव एफएस में। तो हमने कंपैरेटिव्स भी चेंज कर दिया और अपना करंट ईयर भी चेंज कर दिया। अब क्या रह गया, ओपनिंग चेंज करना है। ओपनिंग के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड बैलेंस शीट बनाते हैं। अब थर्ड बैलेंस शीट के लिए कोई हमें डेटा नहीं दे रखा, बट हमें 1 अप्रैल 2001 का हमें क्या दे रखा है, रिटेन अर्निंग्स। तो हम इसी में एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, 423 का तो हमारे पास 1 अप्रैल 2001 को हमें दे रखी है, इसमें से हम पिछले सारे अमेंडमेंट्स कर देंगे। 31 मार्च 2 तक के तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव्स में कर ही रहे हैं। इससे पहले 2001, 31 मार्च 2001, या इससे भी पहले अगर कोई इन्वेंट्री में चेंज होता है, अगर लेट से यहाँ पे 5 मिलियन का पहले इंक्रीज हुआ होता, 4 मिलियन का भी होता, तो क्यूमुलेटिव हम इसको 10 प्लस 5 प्लस 4 यहाँ पे एक इफेक्ट दे देते, यहाँ पे हम 10 ऐड कर देंगे, और अगर ये 5 और 4 9 और 10 19 होता तो 19 ऐड कर देते। कहने का मतलब यहाँ पे हम रीस्टेट करेंगे अपने ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2001 की रिटेन अर्निंग्स, ये बन जाएगी 423 प्लस 10 433। अब इसमें ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001-2।
क्या है 63 का प्रॉफिट है, ये है 2001-2 का, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 433 प्लस 63 370 की रिटेन अर्निंग्स, और इसमें ऐड कर देंगे 73 का अपना जो रिवाइज्ड है ये वाला 2002-3 के लिए, तो 370 प्लस 73 443, ये हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आंसर देखते हैं फटाफट इसका, ऐसे आएगा। क्या कहता है ये, रेवेन्यू हमें दे रखे हैं 324 296, रेवेन्यूज हमें दे रखे हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से हमने 5 माइनस कर दिया था दोनों तरफ, जो हमारा चेंज आया था इन इन्वेंट्री, तो 168 159 करा, इससे हमारा एक्सपेंसेस सेम है, तो प्रॉफिट आ गया 73 फॉर करेंट ईयर, और रीस्टेटेड हो गया अपना कंपैरेटिव 63 के, तो ये आ गया अपना 73, ये आ गया 63। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या करा, 1 अप्रैल 2001 को हमें 423 दिया है, इसमें चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी की वजह से 10 हमने कर दिया प्रीवियस ईयर्स का। अब 1 अप्रैल 1 को रीस्टेट हमने कर दिया, दिस इज आवर ओपनिंग, इसको हम थर्ड बैलेंस शीट में लेके जाएंगे 433। फिर करेंट रीस्टेटेड प्रॉफिट लेंगे हम कंपैरेटिव्स का 63, 496 की अमाउंट आई। एक सेकेंड, ये 433 प्लस 63 मैंने माइनस कर दिया क्या, हाँ मैंने माइनस कर दिया, प्लस करना था, 433 प्लस 63 दिस इज 496, और इसमें 73 ऐड करेंगे 569, 569 496 ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्या शो करा है, ओरिजिनल मतलब 423 था, कुछ नहीं था, मतलब ओरिजिनल दिखाया कि पहले 58 था अपना ओरिजिनल प्रॉफिट, ये जो दे रखे हैं, फिर 68 था, मतलब पहले ये कंडीशन थी, बट हमने जो चेंजेस करे उसकी वजह से ये आ गया। तो दिस वाज अवर क्वेश्चन 9, इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को शो करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन, ये भी डील करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे, लेट्स सी। During the year 2004-5, Cherry Limited discovered that some products had been sold during the year 2003-4 were incorrectly included in inventory at 31 मार्च 2004 at 6,500। क्या कह रहे हैं, 2004-5 जो करंट ईयर है तब जाके हमें पता चला कि पिछले साल 2003-4 में कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हम बेच चुके हैं, बट स्टिल वो इन्वेंट्री में आ रहे हैं, यानी हमने सेल कर दिया, वो इन्वेंट्री में अभी भी आ रहे हैं, यानी हमने उसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड नहीं करा होगा, क्योंकि अभी तक वो इन्वेंट्री में हमारा पार्ट बना है, हमने उसको माइनस नहीं करा अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, बट हम उन्हें बेच चुके हैं। कितनी अमाउंट का, 6,500 का। अब चेरी लिमिटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर 2004-5 करंट ईयर में क्या करा इन्होंने, सेल्स तो करी 1,04,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्होंने 86,500 के दिखा दिए, इंक्लूडिंग 6,500 फॉर द एरर इन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जो पिछले साल का एरर था वो इधर जाके इन्होंने इंक्लूड करके यहाँ पे शो कर दिया 86,500। एंड इनकम टैक्सेस दिखाए इन्होंने 5250। इनकम टैक्स हमें रेट दे रखे हैं, क्या है इनकम टैक्स का रेट, 30% का रेट है दोनों साल के लिए। तो इन्होंने क्या करा, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करने की जगह इन्होंने प्रोस्पेक्टिव करके अभी वो जो 6,500 बुक नहीं करा था इस ईयर में जाके बुक कर दिया, विच इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट, क्योंकि इट इज एन एरर, और एरर को हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे जब तक वो प्रैक्टिकेबल है और उसको कर सकते हैं हम। अब इन 2003-4 जो कंपैरेटिव है हमारा पिछला साल, चेरी लिमिटेड रिपोर्टेड सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्सेस, प्रॉफिट एंड बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस दे रखे हैं। ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स दे रखी है 2003-4 की, ये किस काम आएगी हमारे, देखते हैं। एंड क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स वाज 34,000, तो ये 20,000 की ओपनिंग थी, इसमें इन्होंने जो 14,000 का प्रॉफिट ऐड करा, 20 और 14 34,000 की हमारी क्लोजिंग आ गई। ठीक है, और इनकम टैक्स है 30%, इट हैड नो अदर इनकम्स और एक्सपेंसेस। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखी है इसके 5,000 शेयर्स है, ये ईपीएस निकालते वक्त काम आएंगे। एंड नो अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट फॉर रिटेन अर्निंग्स, कुछ चेंजेस नहीं हुए इसमें। स्टेट हाउ द अबव विल बी ट्रीटेड इन अकाउंटेंट फॉर चेरी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड इन नोट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड फॉर करंट पीरियड एंड अर्लियर पीरियड एज पर रेलेवेंट इंड एस। लेट्स सी, एक हम बनाएंगे अपने करंट ईयर की पीरियड, एफएस बनाएंगे। करंट पीरियड क्या है अपना 2004-2005। एक हम बनाएंगे रीस्टेटेड प्रीवियस ईयर विच इज ईयर 2003-2004। 2003-2004, ओके।
2004-5 में सेल्स कितनी करी हमने? 1,04,000 की। 1,04,000 की सेल्स करी है। और 2003-4 में हमें 73,500 की गिवन है, सेल्स है 73,500 की। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे रखा है करंट ईयर का 86,500, इसमें इंक्लूड करते हैं 6,500 के एरर्स, तो ये नहीं होने चाहिए, तो माइनस करके हम दिखाएंगे इसको 80,000। और प्रीवियस ईयर में 53,500 के रिकॉर्ड है, बट 6,500 और होना चाहिए, तो दिस प्लस 6,500 आ जाएगा कितना? 60,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कितना आएगा? 1,04,000 माइनस 80,000, 24,000 यहाँ पे, और 73,500 माइनस 60,000, 13,500। इससे आगे बढ़े, एक चीज नोट करो, हमने करंट ईयर में 80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करी है और प्रीवियस ईयर में 60,000 की। 80 प्लस 60,000 हो गया 1,40,000। ठीक है, ये हो गया आफ्टर चेंजेस ऑफ एरर को चेंज करने के बाद। बट अगर चेंज ना करे तब भी अमाउंट सेम ही है 1,40,000। कैसे? 86,500 हमने करंट ईयर रिकॉर्ड कर लिया था और प्रीवियस ईयर में 53,500, सम करेंगे तो 1,40,000 ही आता है। मतलब अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, बट एक तरीके से हमने प्रेजेंट किया, रिकॉर्ड गलत करा है। जो 6500 पिछले साल को बिलोंग करता था हमने इस साल रिकॉर्ड कर दिया, विच इज रॉन्ग, तो इसलिए हम इसको करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकम टैक्स हम निकाल लेंगे 30%। 24,000 का 30% आ गया 7200, तो माइनस करके हमारा आ गया 16,800 का आ गया हमारा ये प्रॉफिट। और इधर आ गया 4,050 का इनकम टैक्स, माइनस करके आ गया 9,450 के अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ईपीएस निकाल सकते हैं, 5,000 शेयर है, डिवाइड बाय 5,000 कर दो, तो 1.89 का ईपीएस यहाँ पे आएगा, और 16,800 डिवाइड बाय 5,000, 3.36 का ईपीएस यहाँ पे आएगा। इसमें कुछ नहीं है। नाउ अब हमें एक रिटेन अर्निंग दे रखी है, हम लेते हैं 1 अप्रैल 2003 की रिटेन अर्निंग दे रखी है, कितनी? 20,000 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग। अब इस क्वेश्चन में इस ईयर से पहले के कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए ओपनिंग हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट पिछले ईयर 2003-4 से ही चेंजेस कर रहे हैं, इससे पहले का कोई चेंजेस है ही नहीं जो हम ओपनिंग बैलेंसेस में एडजस्ट करके उसको शो करें, करेक्ट करें। तो अब क्या होगा, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003-4 कितना प्रॉफिट है? 9,450, इसको ऐड करेंगे, जो भी अमाउंट आई उसमें फिर ऐड करेंगे 2004-5 का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 16,800 का, और ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। लेट्स सी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। 2004-5 करंट ईयर की इन्होंने बनाई है और रिस्टेटेड बनाया 2003-4 का। सेल्स 1,04,73,500, ये हमने ले रखी है 1,04,73,500। 80,000 की कॉस्ट को और 60,000 का ये आ गया। इसके बाद कुछ नहीं, बस कैलकुलेट कर रहे हैं 30% टैक्स। 16,800 और 9,450 के हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3.36 और 1.89 का ईपीएस। इसके बाद हम बना देते हैं सीधा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, 50,000 फिर भी इन्होंने शो करा है, हम भी शो करेंगे। रिटेन अर्निंग्स 20,000 की ओपनिंग थी, प्रॉफिट इसमें डाला 9,450 अपने रीस्टेटेड पीरियड का। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 एज रीस्टेटेड, और फिर 16,800 डाल दिया अपने 31 मार्च 2005 का, तो हमारे पास आ गया बैलेंस 31 मार्च 2005 को रिटेन अर्निंग्स का, और ये टोटल आ जाएगा। डेट्स इट, ये हमने करा 20,000 में 9,450 ऐड करे, फिर 16,800 ऐड करा। एक नोट्स पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नोट्स भी है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था, नोट्स भी बनाओ इसमें, नोट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। क्या कहते हैं, सम प्रोडक्ट्स दैट हैड बीन सोल्ड इन द ईयर, इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं, were incorrectly included in inventory at 31 मार्च 2004. The FS for 2003-4 have been restated to correct this error. The effect of the restatement on those financial statements is summarized as below. अब यहाँ पे इन्होंने इफेक्ट दिया है, और यहाँ पे लास्ट में कहते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, दैट इज 1 अप्रैल 2003, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इफेक्ट लिया हमने 2003-4 का, यानी प्रीवियस ईयर का इफेक्ट लिया 2003-4। प्रीवियस ईयर में क्या इफेक्ट आया, लेट्स सी।
कहता है इंक्रीज हो गई अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमें पता है 53,500 से 60,000 हो गई, तो 6,500 से इंक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गया हमारा टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि पहले 6,000 था, अब 4,050 लग रहा है। प्रॉफिट कम हो गया, पहले प्रॉफिट हुआ करता था 14,000 का, अब हो गया 9,450 का, ये भी इफेक्ट आया है। बेसिक ईपीएस हमारा कम हो गया 2.8 से 1.89, तो ये कितना कम हुआ है वो यहाँ पे डाला है। कैसे? 2.8 माइनस 1.89, 0.91 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंसेस डाले कितना है। फिर इन्वेंट्री में भी 6,500 का फर्क आ गया, 6,500 क्योंकि हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी थी, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। इनकम टैक्स पेबल अब 1950 का हो गया, 1950 से चेंज आ गया इसमें। फिर डिक्रीज इन इक्विटी 4,550, ये कैसे निकाला इन्होंने? पहले इक्विटी कितनी थी अपनी, रिटेन अर्निंग्स थी 34,000 की क्लोजिंग, ठीक है। बट अब कितनी होगी? 20,000 प्लस 9,450, 20,000 प्लस 9,450, ये आ गया 29,450, माइनस करेंगे 34,000, तो 4,550 का ये आ गया हमारा डिक्रीज इन इक्विटी। ओके, बाकी ये देने की इतनी जरूरत नहीं है, नोट्स में इतना बता दो कि यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया था, उसको हमने चेंज करा है, थोड़ा सा इफेक्ट बता दो, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। In 2003 and 4, after the entities 31 March 2003 FS were approved for issue, a latent defect in the composition of a new product manufactured by the entity was discovered. That is, a defect that could not be discovered by reasonable or customary inspection. क्या कह रहा है? जो ईयर है 2003-4, लेट्स से ये वाला है अपना 2003 and 4, इस ईयर में हमें क्या हुआ? आफ्टर द एंटिटीज 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003 कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गई हमारी डेट 31 मार्च 2003, और ये है अपना ईयर 2002-3, ये हो गया 1 अप्रैल 2002। तो 2003-4 में क्या? आफ्टर द एंटिटीज 31 मार्च 2003 एफएस वर अप्रूव्ड, लेट्स से 31 मार्च 2003 की एफएस यहाँ पे जाके कभी अप्रूव हुई, और तब हमें क्या पता चला कि एक लेटेंट डिफेक्ट है, एक न्यू इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटिटी। तो जो भी एक नया प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक डिफेक्ट मिला हमें। ओके, अब now as a result of this latent defect, the entity incurred 1 lakh rupees of anticipated cost for fulfilling its warranty obligation in respect of sales made before 31 मार्च 2003। यानी इससे पहले, ये पूरे 2002-3 में यहाँ पे हमने सेल्स करी होगी, अब इसमें डिफेक्ट आया है तो इस पर वारंटी हमने दी होगी, तो काफ़ी कस्टमर्स में वारंटी क्लेम करेंगे ना, उसकी वजह से हमारे पास 1 लाख रुपए की एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी, 1 लाख रुपए की एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, एंटिसिपेटेड कॉस्ट है, प्रोविजन बनेगा 1 लाख रुपए का। An additional 20,000 was incurred to rectify the latent defect in the product sold during the year 2003-4 before the defect was detected। तो जो 2003-4 इस पीरियड में, कौन से पीरियड में? इतने से पीरियड में जब तक डिफेक्ट हमें पता चला, और 2003-4 इस बीच में भी हमने कुछ सेल्स करी होगी, तो उस सेल्स में हमने क्या है, एडिशनल 20,000 वाज इंकर्ड टू रेक्टिफाई द लेटेंट डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग 2003-4। तो इस पीरियड में भी हमें 20,000 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ गया, and the production was rectified, 5,000 of which relates to the items of inventory at 31 मार्च 2003। जो 31 मार्च 2003 को इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो ये वाली डेट है, ये 20,000 में से 5,000 का खर्चा तो उस इन्वेंट्री पे ही कर दिया हमने, यानी इन्वेंट्री पे इसका इफेक्ट आएगा, कॉस्ट और एनआरवी पे इफेक्ट आएगा इसका, जो 31 मार्च 2003 को पड़ी थी हमारे पास। द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाज रिपोर्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 इन द ईयर 2002-3, 15,000 इसकी कॉस्ट थी, एंड व्हेन इट्स सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल वाज 18,000। तो ये जो इन्वेंट्री थी, 15,000 की इसकी कॉस्ट थी, और 18,000 की इसकी क्या थी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल मान लो। बट अब ये 18,000 में से हमें 5,000 रुपये और इसकी जो हमने खर्चा कर दिया वो निकालना पड़ेगा, तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई? ये एनआरवी कह लो,
कॉस्ट एंड एनआरवी, एनआरवी कितनी आ गई 13,000 की, और कॉस्ट कितनी है 15,000 की। पहले हमने रिकॉर्ड क्या करा होगा, कॉस्ट थी 15 की, एनआरवी थी 18 की, तो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, हमने कॉस्ट 15,000 पे इसको रिकॉर्ड करा होगा। बट अब क्या हुआ, इसमें 5,000 का खर्चा और आया, तो ये 13 बन गई अपनी एनआरवी। नाउ लोअर बन गया 13,000, मतलब हमने इन्वेंट्री को 2,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है, तो इन्वेंट्री को हमें रीस्टेट करके 2,000 से कम करना पड़ेगा। ओके इसके बाद क्या कहते हैं, द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड इन प्रिपेयरिंग 31 मार्च 2003 एफएस वर एप्रोप्रिएट and made using all reliable information that entity could reasonably be expected to have obtained and taken into account in the preparation and presentation of those FS. Analyze the above situation in accordance with relevant Ind AS. Okay. अब देखो इसमें दो है कि क्या ये एरर है या ये एस्टिमेट्स है, मतलब ये प्रीवियस ईयर में जो हुआ है वो एरर हुआ है या एस्टिमेट हुआ है। अब एरर के लिए एक कंडीशन होती है, एरर हम तब मानते हैं व्हेन जो हमारी उस वक्त ट्रांजैक्शन हुई है, जो हमारी 2002-3 की ट्रांजैक्शन है जिसमें एरर है, अगर उस वक्त जो एरर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उस वक्त अवेलेबल थी, उसको हम असेस भी कर सकते थे, उसको हम वेरीफाई भी कर सकते थे, कैलकुलेट भी कर सकते थे, उसको हर तरीके से हम जजमेंट ले सकते थे, बट हमने नहीं ली और इस वजह से एरर हो गया। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी बट हमसे गलती होगी कि हमने उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज नहीं करा, तो हम उसको मानेंगे एरर। बट इस केस में क्या कहता है, इसको एकदम से पढ़ते हैं ध्यान से, दैट अ डिफेक्ट दैट कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो डिफेक्ट हम नहीं पता कर सकते थे, भले ही हम कोई इंस्पेक्शन कर ले, कोई रीजनेबल या कस्टमरी इंस्पेक्शन भी कर ले, तब भी हम वो डिफेक्ट नहीं पता कर सकते थे 2002-3 में। मतलब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं थी उस डिफेक्ट को पता करने के लिए, देयरफॉर ये एरर तो नहीं है, भले प्रीवियस ईयर का है। अभी एरर नहीं है, पॉलिसी ये है नहीं, इसको हम मानते हैं दिस इज अ अकाउंटिंग एस्टिमेट। और अकाउंटिंग एस्टिमेट हमें पता है प्रोस्पेक्टिवली हम चेंज करते हैं इसको, और अपने फ्यूचर इफेक्ट्स में भी देते हैं, प्रोस्पेक्टिवली इसको चेंज करेंगे, दिस इज अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो इसको हम उस हिसाब से चेंजेस करेंगे। नाउ लेट्स सी इसको थ्योरी में कैसे कहता है। इंडियस 8 इज अप्लाइड in selecting and applying accounting policies and accounting for changes in accounting policies, changes in accounting estimates, and correction of prior period errors. A change in accounting estimate is an adjustment of carrying amount of an asset or a liability or the amount of periodic consumption of an asset. The change in accounting estimate is an outcome of assessment of present status of is an outcome of assessment of present status and expected future benefits and obligations associated with the asset and liability. Change in accounting estimates result from new information or new developments and accordingly are not correction of errors. क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज होते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू डेवलपमेंट्स की, मतलब हमें कुछ नया पता चला, और इधर हमें नया पता चला कि हमारे प्रोडक्ट में एक लेटेंट डिफेक्ट है, तो इट इज अ न्यू इन्फॉर्मेशन। अब further the effect of change in accounting estimate shall be recognized prospectively by including it in P&L in the period of change if the change affects that period only, in the period of change and future period if change affects both. Now prior period errors, अब errors के बारे में बताया, पहले estimates के बारे में बताया, errors के बारे में क्या कहते हैं, prior period errors are omissions or misstatements in entity FS of one or more prior periods arising from a failure to use, misuse of reliable information, मतलब हमने ना यूज करा ना उसका मिसयूज करा, that was available when FS for those periods were approved for issue, मतलब वो available थे and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation of presentation of those FS. It was available and could reasonably be expected to have been obtained. हम उसको obtain भी कर सकते थे, मतलब उसको use कर सकते थे. Now such errors include effects of mathematical error, mistake in applying accounting policies हो गए, oversights हो गए, frauds हो गए, misinterpretation of facts हो गया. On the basis of the above provision, the given situation would be dealt as follows. The defect was neither known nor reasonably possible to detect at 31 मार्च 2003 तक, तो हम पता कर ही नहीं सकते थे, या before the FS were approved, अप्रूवल से पहले भी नहीं पता था हमें for issue. So understatement of warranty provision of 1 lakh and overstatement of inventory of 2000 in the 31 मार्च 3 FS are not prior period errors, they are accounting estimates.
अगर ऐसा होता कि जब हमारा ईयर एंड खत्म हुआ और एफएस अप्रूव हुए, इसके बीच में पता चल जाता, ठीक है, हमें पता कब चला, बाद में, बट अगर बीच में पता चल जाता तो इंडेस 8 की जगह इंडेस 10 आ जाता, विच इज इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, अपना रिपोर्टिंग पीरियड से लेके टिल द टाइम एफएस आर अप्रूव, उस वक्त की जो इवेंट्स है, और अगर वो एडजस्टिंग इवेंट्स है तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते, तो इंडेस 10 के रूल्स आ जाते। बट यहाँ पे क्या है, जब तक एफएस अप्रूव है, बिफोर एफएस अप्रूवल तक हम पता ही नहीं लगा सकते थे ये चीज, कोई भी हम इंस्पेक्शन कर ले, कस्टमरी चाहे रीजनेबल, कोई भी इंस्पेक्शन कर लो, नहीं पता लगा सकते। The effects of the latent effect that relate to the entity's FS at 31 March are change in accounting estimates. In preparing the FS for 31 March 13, the entity made the warranty provision and inventory valuation appropriately. Using all reliable information, an entity could reasonably be expected to have obtained and taken into account the same in preparation and presentation of those FS. कह रहा है 31 मार्च 2003 के लिए जो भी हमने एस्टिमेट्स यूज करे हैं वो अप्रोप्रिएटली अवेलेबल थे और हमने सब कुछ यूज करा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ने भी बताया है, the accounting estimates made in preparing this were appropriately made using all reliable information. But अब कोई new information आ गई। Consequently, the additional costs are expensed in calculating profit and loss for year 2003-4 में इसको डील करेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री के बारे में बताया कि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज 18,000 ओरिजिनल माइनस 5,000 की जो रेक्टिफाई थे 13,000, तो ये 13,000 माइनस 15, 2,000 का इफेक्ट जो यहाँ पे इन्होंने बात करी है। दिस वॉज अवर क्वेश्चन 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे। विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक चीज ध्यान रखना, थर्ड बैलेंस शीट से रिलेटेड में, अगर हम करंट ईयर है हमारा 2004-5, ठीक है, और जो एरर हुआ है पहला या कोई अकाउंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई है वो हुई है 2003-4 यानी जो प्रीवियस ईयर है, और यही हमारा कंपैरेटिव एफएस है। इससे पहले के ईयर्स में कोई इफेक्ट नहीं आया तो हम इसको रीस्टेट कर देंगे, ठीक है, जो कंपैरेटिव होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। बट इससे पहले लेट से 2002-3 में या 1-2 में या इससे पहले किसी भी ईयर्स में इफेक्ट आया है तो हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी 1 अप्रैल 2003 की, इस केस में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। बट अगर सिर्फ एक ही कंपैरेटिव है और उसी में चेंजेस आए हैं तो हम सिर्फ कंपैरेटिव एफएस में चेंज रीस्टेट कर देंगे, ओपनिंग की जरूरत नहीं होगी। और अगर और उस एक से ज्यादा ईयर्स है या उससे पहले प्रायर पीरियड है तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, दैट्स इट।